नमस्कार। जैव विविधता ये शब्द हम सब के लिए काफ़ी जाना पहचाना है, लेकिन तकनीकी रूप से कई बार हम इसको जानते नहीं, समझते नहीं हैं कि आखिर जैव विविधता है क्या। जैव विविधता हमारे पर्यावरणीय घटक के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारा जो प्रदेश है जैव विविधता के मामले में कितना समृद्ध है और क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, किस तरह से हम अपने जैव विविधता को और समृद्ध कर सकते हैं, कहाँ कमियाँ हैं, ये तमाम बातें हैं। आज हम इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमें खुशी है कि आज हमारे कार्यक्रम में हमारे अतिथि हैं जसबीर सिंह चौहान साहब। आप सदस्य सचिव हैं मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड भोपाल में। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैव विविधता की जब हम बात करते हैं कि साधारण शब्दों में बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता का क्या आशय है, क्या मतलब है इसका? दरअसल जैव विविधता ऐसे को कहा जाता है जो एक जैविक संसाधन जो हमारे पास है, हमारे आसपास जो होते हैं उसको जैविक कहा जाता है, और जो इनकी विविधता है बेसिकली उसको जैव विविधता का नाम दिया गया है। उसमें कई तरह की जैव विविधताएं होती हैं। जैसे एक वानिकी में हम ले लीजिए वन क्षेत्रों में कितने तरह के पादप है, कितने तरह के घास हैं या पेड़ हैं या हर्ब्स हैं। उसी तरीके से एग्रो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे खेती किसानी में अलग अलग तरह की हम फसलें उगाते हैं तो उसमें एक एक, जैसे धान है तो धान की कितनी किस्में हैं तो वो उसमें आ जाती। फिर एक्वेटिक जो अपना रहवास है, एक्वेटिक सिस्टम में कितनी तरह की फिश, कितनी तरह की मछलियाँ पाई जाती हैं और मछलियों के अतिरिक्त और कितने तरह के जीव उसमें पाए जाते हैं। तो उसको सबको कुल मिला करके इनको जैव विविधता का नाम दिया गया है। बेसिकली इनके संरक्षण का काम हम लोग करते हैं। किसी भी पर्यावरणीय क्षेत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में जो वैरायटी होती है, जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो घटक होते हैं, उनकी जो विविधता होती है, उनके बीच एक प्रॉपर समन्वय, एक प्रॉपर सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। और जब वो सामंजस्य होता है तभी वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो समृद्ध मानी जाती है, और इसलिए उसका काफ़ी महत्व। हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे पर्यावरण के लिए जैव विविधता कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है? ये अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। हमारा जो अलग अलग अपने लाइफ के अलग अलग स्टेजेस में और हर जो पहलू है हमारे जीवन का, उसमें हम जैव विविधता का उपयोग करते रहते हैं, चाहे वो हम उस चीज़ को अनजाने में ही कहें। बट जैसे भोजन से लेकर के जो जीवन रक्षक दवाएं हैं वो बनती हैं उससे। हर तरीके से आप ग्रीनरी कहीं पे होती है, जंगल है, जंगल से हमको प्राणवायु मिलती है, जल का संरक्षण होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीधे तौर पे बायोडाइवर्सिटी प्रभावित करती है। यानी इन तमाम पहलुओं पर एक सामंजस्य होना बहुत ज़रूरी है। संसाधनों पर हमारी निर्भरता तो हो, लेकिन वो निर्भरता इस हद तक हो कि उसका हम दुरुपयोग ना करें, जिससे कि उस विशेष क्षेत्र का जो पर्यावरणीय तंत्र है उस पर कोई उसका असर ना पड़े। मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत समृद्ध माना जाता है। यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, यहाँ के जो वन हैं, यहाँ के जो बाकी पर्यावरणीय घटक हैं, ऐसा माना जाता है कि काफ़ी समृद्ध है। हम आपसे जानना चाहें कि जैव विविधता की दृष्टि से हमारा प्रदेश, यदि हम बाकी राज्यों से तुलना करें, कहाँ उसको आप पाते हैं, कितना समृद्ध है, कितना रिच है? पहले से ही जब अपना प्रदेश मध्य प्रदेश का जब गठन हुआ था तब से ही हम लोग बड़े फॉर्चुनेट हैं, खुशकिस्मत हैं कि हमारे हिस्से में बहुत सारे जो विविधता वाले जो इकोसिस्टम्स हैं वो आए हैं। और हम मध्य प्रदेश में चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें या हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करें या हम फॉरेस्ट के इकोसिस्टम की बात करें या फिर एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें, हम लोग बहुत ही रिच एक परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे मध्य प्रदेश में जैव विविधता प्रचुर मात्रा में है और वो दूसरे अगर राज्यों से हम तुलना करें तो हम अव्वल ही हैं, हम बेहतर ही हैं। तो बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी आगे है जैव विविधता के मामले में। बड़ी रोचक बातचीत है, बहुत अच्छा विषय है ये। इस पर और तमाम बातें हम करेंगे आपसे, बातचीत को आगे बढ़ाएं। उसके पहले थोड़ा सा कुछ बातें मनोरंजन की। एक गीत हम आपकी पसंद का अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। जी, एक मोहम्मद रफ़ी साहब का एक गाना बहुत पसंद है जो पत्ता पत्ता बूटा बूटा। जी जी, तो वो अगर आप नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्यारा सा गीत है, बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। तो आइए सुनते हैं, अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत और फिर कुछ बातें आपसे और करते हैं।
किसी को चाहे तो क्यों गुनाह समझते हैं लोग, कोई किसी की खातिर तड़पे अगर तो हंसते हैं लोग। बेगाना आलम है सारा, यहाँ तो कोई हमारा दर्द नहीं पहचाने हैं। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। चाहत के गुल खिलेंगे, चलती रहे हजारां दिया, हम तो इसी चमन में बांधेंगे प्यार का आशिया। ये दुनिया बिजली गिराए, ये दुनिया कांटे बिछाए, इश्क मगर कब माने है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पत्ता पत्ता। पत्ता पत्ता बूटा बूटा, बात पर्यावरण की चल रही है, पत्तों की बात चल रही है, पेड़ पौधों की बात चल रही है। बड़ा सामयिक और बड़ा संबद्ध गीत, आपकी पसंद का ये गीत हमारे श्रोताओं ने सुना, वाकई बहुत ही खूबसूरत सा गीत। बातचीत को आगे बढ़ाएं। एक बात तो जैसे आज विकास की जो गति है, जो रफ्तार है, जिस तरह से हम चल रहे हैं, विकास के रास्ते पर जिस तरह से हम चल रहे हैं, तो प्राकृतिक संसाधनों पर हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। ये निर्भरता इस हद तक है कि अब दबाव संसाधनों पर हम कई बार देख रहे हैं। उसका असर ये पड़ रहा है कि हमारे जो वन हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, हमारे जो पर्यावरण है, उस पर इसका दबाव पड़ रहा है। जाहिर है कि जो जैव विविधता है उस पर भी इसका असर पड़ता है। हम ये जानना चाहेंगे कि विकास की ये जो दौड़ है, इसको हम कई बार अंधी दौड़ भी बोलते हैं क्योंकि हमारा पर्यावरण उस पर प्रभावित होता है। तो विकास की जो ये दौड़ है, ये हमारी जैव विविधता को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, नंबर एक। और उसी से लगा हुआ ये प्रश्न है कि क्या हम ये सामंजस्य ऐसा नहीं बना सकते कि हमारी जैव विविधता पर इसका असर भी ना पड़े और हम विकास के रास्ते पर भी चलते रहें? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। जब इसमें दरअसल इसको इस तरह से समझें अगर हम, कि पहले पुराने ज़माने में निर्भरता ज़्यादा होती थी जैविक संसाधनों पर, लेकिन उस समय जनसंख्या, आबादी कम थी, तो उसका दबाव अपने जैव संसाधनों पे कम महसूस करते थे। लेकिन अब आबादी कई गुना बढ़ गई है, तो उसी प्रोपोर्शन में जो दबाव है वो भी उसी अनुपात में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब ऐसे ही सूरत में क्या होता है कि जैसे आप वानिकी के क्षेत्र में ले लीजिए, चाहे लघु अनुपज है हमारी, अब वो लघु अनुपज का जो संग्रहण है, वो संग्रहण उस हद तक चला जाता है कि इसमें जो मतलब बाद में जैसे आंवला, देखिए आंवला जब फ्रूटिंग होने लगती है तो पता चला वो आंवले का पेड़ ही काट दिया। तो हमारे जो जैव विविधता बोर्ड है, हमारा गठन का एक उद्देश्य ये भी है कि हम जैव संसाधनों का संवहनीय उपयोग भी, उसको भी बढ़ावा दें, सो दैट हमारी जो जैव विविधता वो भी बची रहे और उसका लाभ भी लोग लेते रहें। आपने जो कहा कि विकास और जैव विविधता संरक्षण में संतुलन बनाने का, सभी आज की स्थिति में सभी लोगों का प्रयास यही है, सभी सरकार का भी प्रयास यही है कि हम जो विकास हो रहा है, क्योंकि विकास भी जरूरी है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है और जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उसमें जो विकास और जैव विविधता संरक्षण में बैलेंस बहुत जरूरी है। तो उसी क्रम में आज की स्थिति में काफ़ी प्रयास भी हो रहे हैं। आप देखेंगे जैसे चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड में हो, चाहे वो मत्स्य संरक्षण के उसमें हो, अभी भारत सरकार ने भी नई योजना लागू की है, और चाहे वो अपने वानिकी क्षेत्र में हो, जैसे हम राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की गठन की बात करते हैं, तो उसमें बेसिकली कुछ भी आप वहाँ उपयोग में नहीं ला सकते किसी भी तरह की जैव विविधता को, क्योंकि वो प्योरली एक संरक्षण का उद्देश्य उसमें रखा गया है। जैव विविधता जैसी है उसको इन सीटू कंजर्वेशन करेंगे और जो वहाँ पे वन्य प्राणी हैं उनके उपयोग के लिए वो
सेट असाइड की गई है। जी। केवल जो हम लोग सरकार का ये प्रयास रहेगा कि हम उसको सही तरीके से प्रबंधन कर सकें। जो हमारी टारगेट स्पीसीज है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे यहाँ कान्हा टाइगर रिजर्व में हमारा जो राज्य पशु है, राज्य वन्य प्राणी पशु है, तो वो बारहसिंगा, वो केवल कान्हा में रह गया था। तो हमारा दायित्व तो ये भी बनता है कि हम उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, जो इकोलॉजिकल आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप हम वहाँ के हैबिटाट को मैनेज करें। तो विकास भी जरूरी है और बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरणीय संतुलन भी जरूरी है। इसके बीच सामंजस्य बनाए रखना एक बड़ा महत्वपूर्ण है, चुनौतीपूर्ण भी है, और ये शासन का भी प्रयास है और हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए। शासन के जब प्रयास की बात आती है तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए तमाम प्रावधान हैं, अधिनियम हैं, जैसे जैव विविधता अधिनियम 2002 और मध्य प्रदेश जैव विविधता अधिनियम 2004। संक्षेप में जानना चाहेंगे कि इन प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसमें बात वही है कि एक तो जैव विविधता संरक्षण है, उसके लिए अब एक ऐसा प्रोविजंस किए हैं कि अगर इसके विरुद्ध कोई वायलेट करता है कोई, तो फिर उसमें पेनल क्लॉजेज उसमें डाले गए हैं। उसी तरह से इसका संवहनीय उपयोग का भी है, उसी तरह से जो पारंपरिक ज्ञान का है। और ये जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो बाद में इसमें जोड़ी गई है वो है जो लाभ प्रभाजन का, कि अगर कोई जैव संसाधनों में कोई व्यापार करता है, व्यापारिक उपयोग करता है, तो ये उसके अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा वो उन्हीं कम्युनिटीज के लिए शेयर करे जहां से वो जैव संसाधन आए हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है, जिससे लोगों को जो संरक्षण कर रहे हैं वो भी ऐसा महसूस न करें कि हम किस कॉस्ट पे इसको संरक्षित कर रहे हैं, तो उनको भी उनके मेहनत का लाभ मिलना चाहिए। और ये इसी उद्देश्य से ये जो पूरा एक्ट है बेसिकली इसको किया गया है। तो शासन के प्रयास हैं और उसी के तहत ये प्रावधान बनाए गए हैं कि हम जैव विविधता को संरक्षित कर सकें। मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन भी मुख्य रूप से इसीलिए किया गया है कि हम जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में तमाम कार्य करें, तमाम उपाय करें, तमाम प्रयास करें। हम जानना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड किस तरह के प्रयास कर रहा है, उसकी क्या कार्य योजना है आपकी, ताकि हम मध्य प्रदेश के जैव विविधता को और समृद्ध बनाएं, उसको संरक्षित करें और इस दिशा में और ऐसे प्रयास करें जिससे एक समृद्ध विरासत छोड़ जाए आने वाली पीढ़ी को। जी, अभी हम लोगों ने पिछले ही साल एक 10 वर्षीय एक योजना स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए मध्य प्रदेश में तैयार किया है और जिसको शासकीय अनुमोदन के बाद उसको जारी भी किया है। तो उसमें बृहद तरीके से इसको देखा गया है कि हर तरह की जैव विविधता, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो वन क्षेत्र हो, संबंधित एजेंसियां कौन कौन को किस किस को क्या क्या काम करना है वो बेसिकली उसमें रेखांकित उसमें किया गया है। उसमें यहाँ तक कि हम लोगों ने फंडिंग कहाँ कहाँ से उसमें होनी है तो उसका भी हमने उल्लेख उसमें किया है। और इसमें बेसिकली हम लोग जो अगर बोर्ड स्तर पे देखें तो हमारा क्षेत्रीय फील्ड में बहुत ज़्यादा हमारा कुछ वो नहीं है, बट हम एक राज्य स्तर पे काम करते हैं। बट हम जो मुख्य रूप से जो हम काम करते हैं उसमें एक तो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं जो हर पंचायत लेवल पे और हर नगरीय निकाय लेवल पे बनाई गई हैं, उसको हमें निरंतर रूप से अपडेट करना होता है। वो जैव विविधता बेसिकली जो प्रबंधन समितियां हैं उनका ये दायित्व है, हमारा ये भी दायित्व है कि हम उनको ये सहयोग करें कि वो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर तैयार करें। तो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का ये आशय हुआ कि उनके क्षेत्र में जितनी तरह की भी जैव संसाधन वहाँ पे पाए जाते हैं या उगते हैं उनका सबका दस्तावेजीकरण करना, सो दैट वो अपने फ्यूचर के लिए उसमें प्लान कर सकें कि कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी वहाँ पे आ सकती है इन जैव संसाधनों के माध्यम से, सो दैट वहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनको फिर उसमें आय का एक अच्छा निश्चित हिस्सा उनको मिल सके। उसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इसमें ट्रेडिंग करती हैं, जैव संसाधनों में ट्रेडिंग करती हैं, जो जैव संसाधनों का इस्तेमाल करके उसका कुछ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनको हमें रजिस्टर करके और उनके लाभ प्रभाजन का हिस्सा भी हमारा दायित्व है कि हम स्थानीय जो जहाँ से वो जैव संसाधन लाए गए हैं वहाँ तक उसके लाभ का हिस्सा पहुँचाएं। प्रदेश की जो जैव विविधता है उसके दस्तावेजीकरण की बात हम सुनते हैं, ये क्या है दस्तावेजीकरण, इसका क्या उद्देश्य है और कैसे करेंगे इसको? ये जैसा अभी बताया हमने कि ये जो जैव विविधता प्रबंधन समितियां हैं इनके गठन के बाद इनका ये दायित्व है, प्रमुख दायित्व ये है कि ये पीबीआर बनाए। पीबीआर मतलब पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। तो वो रजिस्टर कुछ भी नहीं है ऐसा, उसमें केवल लिस्ट है। एक तो लिस्ट उसकी जो जैव संसाधन वहां पे किसी भी तरह के
के जैव संसाधन हों तो उसका दस्तावेजीकरण करना इसमें। दूसरा, उसमें जो पारंपरिक ज्ञान है लोगों का, नानी के दादी के नुस्खे, जो अपने किचन में ही पूरा इलाज समाहित हो जाता था, छोटी मोटी घर में कुछ बीमारियां हुई तो वहाँ से उसमें इलाज हो जाता था, बट बेसिकली वो परंपरागत ज्ञान है, तो उसका भी दस्तावेजीकरण करना, सो दैट इसमें कोई बाद में हमको किसी तरह की दिक्कतें ना हो और हम ये बता सकें कि ये ओरिजिनल कहीं दूसरी जगह का नहीं है, ये हमारे यहाँ परंपरागत तरीके से बहुत पीढ़ियों से ये ज्ञान चलता आ रहा है। तो इसका एक बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। कुछ और बात आपसे आगे हो इसके पहले एक गीत आपकी पसंद का और हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। ये तेरी मिट्टी एक बड़ा अच्छा गाना, जी, फिल्म केसरी का ये गीत, जी, बहुत ही खूबसूरत सा गीत। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अपने श्रोताओं के साथ और फिर बातें आपसे और। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना में मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो, मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है, तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरी फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।
एक बार फिर स्वागत है जसवीर सिंह चौहान साहब, मेंबर सेक्रेटरी मध्य प्रदेश स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा प्रदेश वनों के मामले में, जंगलों के मामले में बहुत समृद्ध है। वन है तो वन्य प्राणी भी हैं, बड़े अनन्य हिस्से हैं, भाग हैं जंगलों के वन्य प्राणी। और हम देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में वन्य प्राणियों का बड़ा खास रोल होता है, बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसीलिए हम वन्य प्राणियों के संरक्षण पर ज़्यादा जोर देते हैं, तमाम प्रयास किए जाते हैं। थोड़ा सा संक्षेप में बताइए कि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु क्या प्रयास हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु तो काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, और जो हम ये राज्य काफ़ी अग्रणी है वन्य प्राणियों के संरक्षण में। अभी विगत दिनों ही 2018 में जो अखिल भारतीय गणना हुई थी, उसमें हम बाघ प्रदेश के रूप में सामने आए थे। उसी गणना में हम लोग तेंदुआ प्रदेश के रूप में भी, लगभग पूरे 26% तेंदुए केवल मध्य प्रदेश में हैं। और इसी प्रकार से घड़ियालों में भी हम लोग काफ़ी बहुत बड़ी संख्या में घड़ियाल हमारे यहाँ हैं। वल्चर्स जो एक ज़माने में गिद्ध बिल्कुल ही बहुत ही कम हो गए थे, वो धीरे धीरे रिकवर करके सबसे अधिक संख्या हमारे प्रदेश में है। तो ऐसे में इस बड़ा स्पष्ट इसका द्योतक है कि हमारे यहाँ जो हमारा वन्य प्राणी प्रबंधन है वो सही दिशा में चल रहा है, और हम लोग निश्चित रूप से जो दूसरे जो वन्य प्राणी हैं उनके संरक्षण में भी हम काफ़ी सफलता अर्जित कर चुके हैं। हमारी जो गतिविधियां हैं, मनुष्य की जो गतिविधियां हैं, उसका असर जंगलों पर भी पड़ा है। यदि वनों पर दबाव पड़ता है तो वन्य प्राणियों पर भी दबाव पड़ता है। तो मनुष्य और वन्य प्राणी का जो एक संघर्ष हम देखते हैं, कई बार जो जंगली जानवर हैं वो रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं। कई बार हमारी गतिविधियां इस तरह से होती हैं कि हम जंगली जानवरों का जो प्राकृतिक रहवास है वो डिस्टर्ब होता है। तो जो ये संघर्ष की स्थिति बनती है, ये कितनी घातक है और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं? देखिए, इसमें थोड़ा सा टॉलरेंट तो समाज को होना ही चाहिए, और वन्य प्राणी क्योंकि अपनी बातें बोल नहीं सकते, इस कारण से उनको मतलब जीने का हक ना दिया जाए, ये तो कोई न्यायपूर्वक बात नहीं हुई। लेकिन ये जरूर हम कहेंगे कि इसमें चाहे जैसा थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि इसमें विकास में और संरक्षण में जो तालमेल की बात है, इसमें अब क्योंकि इस समाज में जैसे जैसे पॉपुलेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है, उसी तरीके से हमारी डिमांड भी बढ़ रही है। उसमें क्या होता है, जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इसमें वो कॉरिडोर जो होते हैं वो, या फिर जो हमारे हैबिटाट होते हैं वो फ्रेगमेंट होते हैं। तो एक साइड के वन्य प्राणी दूसरी साइड में नहीं जा पाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में आप देखेंगे कि अगर आप पुराना लिटरेचर पलटेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो आइलैंड इकोसिस्टम होता है बेसिकली, उसमें रेट ऑफ एक्सटिंक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब ऐसी सूरत में अगर हम केवल अपने जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं या जितने भी हमारे जो वाइल्ड लाइफ बेयरिंग एरियाज हैं, अगर हम उनको आइलैंड की तरह से बनाते जाएंगे तो फिर वो आगे बहुत समय तक वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो हमें ज़रूर इसके लिए जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तरफ जाना चाहिए, और जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे या नहर या किसी भी तरह के वो बनते हैं तो उसमें हमको मिटिगेशन स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए। आजकल ऐसी पुलियाएँ आती हैं जिसके ऊपर से जो हाईवे के ऊपर बन जाती हैं, बट वो पूरे वन्य प्राणी उसके ऊपर से आर पार होते रहते हैं, लेकिन नीचे ट्रैफिक भी चलता रहता है। तो बहुत तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल ऐसे बनते हैं जिसको बनाने से हमारे वन्य प्राणियों को भी दिक्कत नहीं होती और विकास चलता रहता है। तो ये एक सोच में बदलाव की आवश्यकता है ताकि हम वन्य प्राणियों के साथ एक सामंजस्य बनाकर रह सकें। आखिर में कोई महत्वपूर्ण बात जो हमारे श्रोताओं से आप साझा करना चाहें? हमें तो लगता है कि हम लोग जो हमारे मध्य प्रदेश के सभी जो ग्रामीण हो या शहरी आबादी हो, सभी लोग बहुत जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं। बट केवल इतना अनुरोध जरूर करना चाहूँगा कि ये वन्य प्राणी बहुत ही अमूल्य हैं, अमूल्य धरोहर है, और इनको बचाना हम ही आपका ही दायित्व है। ये कोई बाहर से कोई बचाने इनको नहीं आएगा। और अगर एक कोई प्रजाति हमने अगर लूज कर दी या मतलब विलुप्त हो गई तो वो दोबारा हमको उसको क्रिएट नहीं कर सकते। ये हमेशा अपना ध्यान में रखना चाहिए। अगर प्रजाति विलुप्ति के कगार पे चली जाए तो उसका दायित्व तो भी फिर हमें ही लेना चाहिए। तो पर्यावरण के जितने भी घटक हैं, चाहे वो जैविक अजैविक जो भी घटक हैं, चाहे वो वन्य प्राणी हो, प्रजातियां हो, पौधे हों, वो सब महत्वपूर्ण है। सबके बीच सामंजस्य होना बहुत जरूरी है, और इस सामंजस्य को बनाए रखने की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है। जैव विविधता का संरक्षण इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि जैव विविधता हमारे पर्यावरण का एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक है जिसका स्वस्थ और समृद्ध होना बहुत जरूरी है। जसवीर सिंह चौहान साहब, बड़ी महत्वपूर्ण और सार्थक बातचीत आपसे हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।